हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूँ रश्मि। गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये है क्रैश कोर्स का पहला पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका मैं पहला टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, तो थोड़ी सी इसके बारे में देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें बहुत सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। ओके, तो ये जो एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो स्टेबल हैं और कुछ एलिमेंट्स हैं जो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। जो एलिमेंट स्टेबल हैं उनके बारे में आप जानते हैं, कौन से हैं, इनर्ट गैसेस। जो इनर्ट गैसेस हैं वो क्या हैं, स्टेबल हैं और वो किसी से रिएक्शन भी नहीं करती हैं, इन्हें केमिकल बॉन्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट इसके अलावा इनर्ट गैसेस के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, अनस्टेबल होते हैं। ओके, तो अनस्टेबल होने की वजह से वो बहुत ही रिएक्टिव भी होते हैं। ओके, तो रिएक्टिव होने का रीज़न क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो अब यहाँ पे अनस्टेबल होते क्यों हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो एलिमेंट है वो किसका बना होता है, एटम का बना होता है। और ये एटम किसका बना होता है, इलेक्ट्रॉन का बना होता है। तो यहाँ पे कॉसल और लुईस ने एक रूल दिया था जिसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग कि कोई भी जो एटम होता है, जब उस एटम के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हैं हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के, क्योंकि इनके वैलेंस सेल में अगर 2 भी इलेक्ट्रॉन हैं तो ये स्टेबल कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा कोई भी एटम है, किसी भी एलिमेंट का एटम है, अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे, अनस्टेबल कहलाएंगे। यानी कि ये जो इनर्ट गैसेस होती हैं इनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं उनके में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो जिस एलिमेंट के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एलिमेंट है उसके वैलेंस सेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये क्या करेगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करेगा जिससे कि ये क्या हो सके, स्टेबल हो सके। क्योंकि एलिमेंट की यही टेंडेंसी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। तो अगर स्टेबल नहीं होंगे तब तक ये क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। और जस्ट सपोज कोई दूसरा एलिमेंट है जिसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इन्हें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस टाइप के एलिमेंट्स आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू क्या करते हैं, जुड़ते हैं। और इससे क्या होगा कि अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन इनके पास है तो 3 इलेक्ट्रॉन इनका यूज़ करके ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है इनके 5 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके ये भी क्या होंगे, स्टेबल हो जाएंगे। दैट मीन्स कि ये केमिकल स्पीसीज़ क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो जब एलिमेंट्स एक दूसरे से एक अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू जुड़ते हैं, एलिमेंट्स के जो भी एटम या आयंस हैं, ताकि वो स्टेबलाइज हो सकें, तो उसे हम क्या कहते हैं, इस अट्रैक्शन फोर्स को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो डिटेल में देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है। ओके, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये तीनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। Chemical bond is attractive force which hold various atoms or ions together in different chemical species। हमारा जो भी केमिकल स्पीसीज़ है, जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी कंपाउंड है, उसमें जो भी एलिमेंट हैं उनके एटम आपस में किससे जुड़े रहते हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े होते हैं। और उस काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले अमोनिया का, NH3। ये जो मॉलिक्यूल है इसमें जो नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, इसमें दूसरा क्या हाइड्रोजन है,
ये आपस में किससे जुड़े हैं, एक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है ये इनका क्या है, केमिकल बॉन्ड है, सिंपल। तो अब ये केमिकल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है कैसा प्रोसेस है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। तो केमिकल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है उसमें क्या होती है, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जब एनर्जी रिलीज़ होती है। थर्ड पॉइंट क्या है, एनर्जी फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 किलो जूल पर मोल, यानी कि केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कम से कम 40 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे, ओके। यानी कि ये जो दोनों कंडीशन है ये ज़रूर से याद रखेंगे। नेक्स्ट है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, जैसा कि मैंने बताया, एटम्स ट्राई टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम बाय ट्रांसफर और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी एटम्स हैं वो अपने वैलेंस सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो स्टेबल हो सके। वैलेंस सेल क्या होता है ये आपको पता होगा, फिर भी एक देख लेते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 and 5। तो अगर हम नाइट्रोजन का कुछ ये स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें इनर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो आउटर शेल है इसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलेंगे, इनर सेल, ठीक है। एक चीज़ और कि ये जो इनर सेल होता है और ये जो न्यूक्लियस होता है इनको कलेक्टिवली कहा जाता है न्यूक्लियस, इन्हें कहा जाता है कर्नेल्स, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड कितने टाइप का होता है, पहली चीज़ कि जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा काइंड होता है मेटेलॉइड। तो ये जो मेटल होता है इनका नेचर कैसा होता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर के होते हैं और जो मेटेलाइड होता है वो इनके दोनों के बीच का होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि किसके कॉम्बिनेशन से कैसा बॉन्ड बनता है। अगर एक एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इनके कॉम्बिनेशन से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। तो यानी कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो हमारा कैसा हो गया, मेटल, और जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है वो हमारा कैसा हो गया, नॉन मेटल। यानी कि मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट कंबाइन करके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। या ऐसे भी पूछ सकता है आयनिक बॉन्ड किसके बीच में पाया जाता है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में। दूसरा काइंड क्या है कि जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है या लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, यानी कि दोनों एलिमेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, तो किस टाइप का बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा टाइप है अगर दोनों एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं, यानी कि दोनों एलिमेंट कैसे हैं, मेटल हैं, तो उनके बीच कैसा बॉन्ड बनेगा, मेटालिक बॉन्ड, ओके। तो ये आप ध्यान रखेंगे। या ये भी पूछ सकता है कि मेटालिक बॉन्ड किस टाइप के एलिमेंट्स के बीच में होता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के बीच में, ओके। नेक्स्ट है यहाँ बॉन्ड की स्ट्रेंथ दी हुई है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड, उसके बाद से होता है कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद मेटालिक, देन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड देन वैन डेर वाल्स बॉन्ड। यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड और सबसे वीक बॉन्ड जो होता है वो होता है वैन डेर वाल बॉन्ड, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हमारा कैसा है, होता है
आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। यानी कि ये जो आयनिक बॉन्ड है किसके बीच बनेगा, माना कि ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा। एक एटम कंप्लीट इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा और दूसरा एटम कंप्लीटली उसे ले लेगा। तो इससे क्या होगा, देने वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और लेने वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस टाइप के कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड बोलेंगे और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी बोलते हैं, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहते हैं। तो एक तरीके से जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कहते हैं कैटायन और जिस पे निगेटिव चार्ज होता है उसे बोलते हैं हम एनायन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल एटम, जैसा कि मैंने पहले बताया। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल है NaCl। यहाँ पे एक आयनिक कंपाउंड दिया हुआ है NaCl। यहाँ एक Na है, Na जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 281, यानी कि इसके आउटर शेल में वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे दूसरा है क्लोरीन, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287, इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना निकाल दे तो इसका लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले जिससे कि इसके भी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और जो है इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे देता है जिससे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नहीं रखेंगे, यहाँ पे निगेटिव चार्ज का मतलब है किसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। या तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे या तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए इसके ऊपर निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप का जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन फिर क्या हो जाएगा, इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 28 और इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 288। दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट और जो हमारा एलिमेंट है वो हो गया स्टेबल और ये था क्या था, अनस्टेबल। अब कुछ कंडीशन है आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के, वो कंडीशन फुलफिल होंगे तभी ये बॉन्ड बनेगा। पहला कंडीशन है लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, यानी कि जो हमारा आयनिक बॉन्ड बना है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बना है। तो पहला कंडीशन ये है कि जो मेटल है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी तभी जो है आयनिक बॉन्ड बनेगा। दूसरा कंडीशन है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है हाई लैटिस एंथैल्पी और एनर्जी ऑफ क्रिस्टल फॉर्म, यानी कि जो यहाँ पे फिर क्रिस्टल बनेगा मेटल और नॉन मेटल से, यानी कि जो NaCl बना था इसकी लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट है कंडीशन हाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बिटवीन एटम्स, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, लगभग दो से ज़्यादा ही होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, जब कोई एटम होता है गैसियस फेज़ में, यहाँ पे एक मेटल दिया हुआ है गैसियस फेज़ में है, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकल गया है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यहाँ से जो एनर्जी निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितने एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ NaCl में क्या हो रहा है, NaCl में ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, तो जितनी कम से कम एनर्जी लगेगी उतनी ही आसानी से ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा,
निकल जाएगा। तो इस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ही कम होगी, इलेक्ट्रॉन उतनी ही आसानी से क्या होगा, रिमूव होगा। इसीलिए ये कह रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, मेटल की लो होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। ओके, दूसरी चीज़ है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है कि जब कोई एटम अपने गैसियस फेज में होता है, उसमें जब हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वहाँ पे जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चाहिए, किसकी, नॉन मेटल की। यानी कि यहाँ पे जो Cl है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, यानी कि हम इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी जितनी ही ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उतनी ही आसानी से इसमें ऐड हो जाएगा, तो आसानी से फिर आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है शुड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है हाई लैटिस एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल फॉर्म्ड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो ये क्रिस्टल बना है, बनने पर जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज़्यादा यहाँ पे होनी चाहिए। ओके, और उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। लैटिस एनर्जी से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लैटिस एनर्जी को डिस्कस कर लेते हैं कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। लैटिस एनर्जी इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन फ्री आयंस कंबाइन टू फॉर्म एन आयनिक क्रिस्टल। ये फ्री आयंस, एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जब आपस में ये कंबाइन करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए और ये क्रिस्टल बनाते हैं आयनिक क्रिस्टल, तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। ओके, दूसरी चीज़, लैटिस एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड। किसी कंपाउंड की, मान लो दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड ए है एक कंपाउंड बी है, इसमें से लैटिस एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो मान लो कि कंपाउंड ए की लैटिस एनर्जी ज़्यादा है और इसकी लैटिस एनर्जी कम है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कंपाउंड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, कंपाउंड ए की। दूसरी चीज़, लैटिस एनर्जी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज़ कैलकुलेटेड बाय बॉर्न-हैबर साइकिल। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखेंगे कि ये जो लैटिस एनर्जी होता है, रिलीज़ होती है आयनिक कंपाउंड के बनने में, उसका कैलकुलेशन किसके थ्रू करते हैं, बॉर्न-हैबर साइकिल। इस बॉर्न-हैबर साइकिल के बारे में डिटेल पढ़ेंगे आप लोग थर्मोडायनामिक्स में। ओके, नेक्स्ट है लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन। लैटिस एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, तो साइज़ ऑफ आयंस, जो भी आयन है उसके साइज़ पर डिपेंड करती है। कैसे, लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़ ऑफ आयंस। अगर जो भी हमारा आयन है, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो, उसका जो भी साइज़ होगा, जितना ज़्यादा छोटा होगा यानी कि जितना ज़्यादा स्मॉल होगा, उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट। यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट पे कितना आयन है, Mg2+, कैल्शियम पे भी कितना है, Cu2+, स्ट्रोंशियम पे Sr2+ और बेरियम पे 2+। सब पे चार्जेस क्या हैं, सेम है, बट यहाँ साइज़ की बात हो रही है। तो पीरियोडिक टेबल में ये क्या है, ये सब सेम ग्रुप के हैं, तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे साइज़ क्या होती है, साइज़ जो है वो बढ़ती है। तो यानी कि साइज़ किसकी बढ़ी है, बेरियम की साइज़ सबसे ज़्यादा है, फिर स्ट्रोंशियम की, फिर कैल्शियम की, यानी कि मैग्नीशियम की साइज़ सबसे छोटी है। तो हमने क्या कहा, जिस आयन की साइज़ सबसे छोटी होगी उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी।
यानी कि हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा लैटिस एनर्जी का, अगर पूछे ये कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है तो, कि इनको लैटिस एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करिए। तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी मैग्नीशियम कार्बोनेट की, फिर कैल्शियम कार्बोनेट की, फिर स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, सबसे कम लैटिस एनर्जी बेरियम कार्बोनेट। इसी तरह से NaCl है, NaBr है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है Na+ तो दोनों में सेम है, बट यहाँ क्या है एनायन Cl- है और Br- है। तो इन दोनों में से साइज़ किसकी बड़ी है, Br ब्रोमीन की साइज़ क्लोरीन से बड़ी होती है, तो लैटिस एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी जिसकी साइज़ छोटी होगी, इसलिए यहाँ पे NaCl की लैटिस एनर्जी ज़्यादा है किससे, NaBr से। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आप देख लेंगे। दूसरा है लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज ऑन द आयंस। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द आयंस। कोई भी आयन है हमारा, चाहे कैटायन है चाहे एनायन है, उसके चार्ज पे जितना ज़्यादा चार्जेस होंगे वो लैटिस एनर्जी उसके उतने ही प्रोपोर्शनल होगी, उतना ही उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। ग्रेटर द चार्ज ऑन आयंस ग्रेटर द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ NaCl है और यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो Na+Cl दोनों में सेम है, और यहाँ पे क्या हो गया Mg2+। तो सबसे ज़्यादा चार्ज किस पे है, मैग्नीशियम पे है, यानी कि साइज सबसे ज़्यादा चार्ज किसके आयन पे है, मैग्नीशियम आयन पे। तो लैटिस एनर्जी भी किसकी ज़्यादा होगी, मैग्नीशियम की, क्योंकि यहाँ पे चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि लैटिस एनर्जी मैग्नीशियम क्लोराइड की ज़्यादा होगी सोडियम क्लोराइड से। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि NaCl है, इसमें से बताओ कि लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं Na+, यहाँ पे क्या हो जाएगा Cu2+, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Mg2+। इन पे तो इस पे तो चार्ज कम है, कैल्शियम पे और मैग्नीशियम पे ज़्यादा है, दैट मीन्स कि सोडियम की लैटिस एनर्जी फ़िलहाल सबसे कम होगी, ठीक है। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे, अब यहाँ पे एनायन देखेंगे। यहाँ पे जो एनायन है Cl पे माइनस चार्ज है और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है 2-, यानी कि ऑक्सीजन पे चार्ज ज़्यादा है, Cl पे कम है, इस पे 2- है, इस पे सिंगल है, यानी कि लैटिस एनर्जी इस एनायन की ज़्यादा होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्लियर है कि मैग्नीशियम आयन का लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि इस पे क्या है एनायन पे 2- चार्ज है। अगर यहाँ पे भी Cl होता तो क्या होता, इक्वल हो जाता। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी MgO की, फिर कैल्शियम क्लोराइड की, सबसे कम NaCl की। ये क्वेश्चन है, इसे आप खुद सॉल्व करेंगे कि इसमें सबसे लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। ओके, नेक्स्ट है नोट, एक इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पे। आयनिक सॉलिड टू बी सॉल्युबल इन वाटर इट इज़ नेसेसरी दैट हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। ओके, जनरली क्या होता है कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल ही होते हैं, ठीक है, और वही आयनिक सॉल्युबल वाटर में होंगे जिनकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगी। तो कुछ कंपाउंड है यहाँ पे, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। जनरली क्या आपने बताया कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट ये कुछ ऐसे आयनिक कंपाउंड है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि इनकी लैटिस एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से। कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि ये आयनिक कंपाउंड्स वाटर में क्यों नहीं सॉल्युबल हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, इसलिए वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आयनिक बॉन्ड के, जैसे कि ये नॉन डायरेक्शनल होता है, जैसे कि ये मान लो एनायन है और ये Cl- आयन है, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो कोई इनकी जगह फिक्स नहीं है, तो ये यहाँ से भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, ये यहाँ से भी जुड़े हो सकते हैं, ये यहाँ से भी जुड़े सकते हैं, कोई इनका फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसलिए क्या है, नॉन डायरेक्शनल है।
और सिंस नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होने की वजह से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। सिर्फ कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट कंपाउंड ही आइसोमेरिज्म शो करते हैं, क्योंकि उनके बॉन्ड जो होते हैं डायरेक्शनल होते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे अमोनिया है, इनका शेप और साइज़ क्या होता है, फिक्स होता है, क्योंकि इनके बॉन्ड जो होते हैं फिक्स होते हैं। दैट मीन्स कि वो क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए उनमें आइसोमेरिज्म पाया जाता है। और इनके बॉन्ड का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, इसलिए इनमें आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाता है। दूसरी चीज़, आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। जैसे कि आपको एक कंपाउंड दे दिया है NaCl और एक कोई कोवैलेंट कंपाउंड दे दिया है HCl, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पूछे, जाहिर सी बात NaCl का ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है और ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। ये हमने एक एग्जांपल दिया है। ओके, नेक्स्ट है सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट होता है जिसमें कि जो सॉल्वेंट है उसमें पोलैरिटी होती है। ओके, जैसे कि H2O होता है, इसमें OH माइनस और H+ आयंस होते हैं। तो ये क्या होता है, एक तरीके से पोलैरिटी जनरेट कर देते हैं। और नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं जिसमें कि कोई भी पोलैरिटी जनरेट नहीं होती है, जैसे कि बेंजीन हो गया, ये क्या होता है, इसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है। तो इस टाइप के सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट कहलाएंगे। जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैटायन और एनायंस होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप पे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ने पूरा दे दिया एक ने पूरा ले लिया, जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा दोनों में क्या होगी, उनकी शेयरिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। इसमें जो दोनों एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, नॉन मेटालिक होंगे। नेक्स्ट है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो 3 तरीके का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाएगी तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। जब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यानी कि डबल बॉन्ड, और जब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कितना बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो ये 3 तरीके का बॉन्ड होता है। और एक चीज़ है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और पाई बॉन्ड बनता है फॉर्म्ड बाइलैटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब एक्सिस पे बॉन्ड बनता है, ठीक है, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जब ये एक्सिस पे ही बॉन्डिंग बनाते, ओवरलैपिंग करते हैं तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जनरेट होता है। और जब ये एक्सिस से दूर हट के बॉन्डिंग ओवरलैपिंग करते हैं तो ये क्या बनता है, पाई बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है पाई बॉन्ड से। ओके, अब जैसे कि सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो कौन से बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। ये आप ध्यान रखेंगे। इस बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि ये डायरेक्शनल होते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए इसमें ये क्या शो करते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होती है। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, लाइक ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, डायमंड का ज़्यादा होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर वगैरह में डिसॉल्व नहीं होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। चौथा है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के जनरली जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड काइंड ऑफ बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव या सेमी पोलर बॉन्ड भी कहते हैं।
इट इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वन एटम बट शेयर्ड बाय बोथ। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है इस टाइप के बॉन्ड में, वो कम्प्लीटली एक एटम दूसरे एटम को शेयर कर देता है, ठीक है, पर वो उसका इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता है, अपना इलेक्ट्रॉन बस ये क्या करता है, शेयर कर देता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है HNO3, यहाँ पे क्या है, H है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए होता है। तो ये ऑक्सीजन से शेयरिंग करके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तब भी इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा, पर इस अभी ऑक्सीजन को एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके पास अवेलेबल है, तो ये इसे क्या करता है, शेयर कर देता है, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसे हम एक एरो से शो करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये HNO3 एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड भी होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। इसी तरह से एक NaOH होता है। NaOH में क्या होता है कि इसमें आयनिक बॉन्ड भी होता है और कोवैलेंट बॉन्ड भी होता है। इसी का एक और एग्जांपल है H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड में भी जो ऑक्सीजन है इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, बट ये वाला ऑक्सीजन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर देता है, जिससे कि इसका भी ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। और इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम क्या कहते हैं, डोनर, और वो किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर, और वो किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इसके अदर एग्जांपल है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्डिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड कम्प्लीटली ये 100% आयनिक नहीं होते हैं, इसमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर भी होता है। तो फेजांस रूल हमें क्या बताता है, फेजांस रूल हमें ये बताता है कि अगर कोई 2 कंपाउंड हैं तो किसमें कितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है, ये हमें यही बताता है। माना कि ये दोनों ही कंपाउंड आयनिक कंपाउंड हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा आयनिक नेचर किसका होगा या सबसे ज़्यादा कोवैलेंट नेचर किसका होगा, ये हम किसके थ्रू बता सकते हैं, फेजांस रूल के थ्रू। ओके, अकॉर्डिंग टू फेजांस रूल कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, कोवैलेंट कैरेक्टर किसी आयनिक कंपाउंड में बढ़ता है इफ़ फर्स्ट इज स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन। अगर कैटायन का साइज आयनिक कंपाउंड में स्मॉल है, ठीक है, तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ये सभी हम अभी एक एग्जांपल के थ्रू बताएंगे। पहले देख लेते हैं एग्जैक्टली फेजांस रूल क्या कहता है कि अगर कैटायन की साइज स्मॉल है तो हमारे आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। दूसरा, लार्ज साइज ऑफ एनायन, और अगर एनायन का साइज लार्ज है तो भी कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तीसरा है हाई चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, अगर कैटायन या एनायन पे हाई चार्ज है उसका कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। चौथा है कैटायन हैविंग स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अगर वैलेंस शेल में टोटल 18 सेल आता है, 18 इलेक्ट्रॉन आता है, दैट मीन्स कि क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा कोवैलेंट है। फॉर एग्जांपल कॉपर और सिल्वर में इसी टाइप का होता है। अभी एग्जांपल दे करके इसको क्लियर करते हैं। लिखा है जैसे अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। ये जो सारे कंपाउंड दिए हुए हैं, ये सारे के सारे कंपाउंड कैसे हैं, ये हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है, लेकिन इनमें क्या है, इनमें कोवैलेंट नेचर भी है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा आयनिक कंपाउंड है जिसमें कोवैलेंट नेचर ज़्यादा होगा, तो उसको हम फाइंड कर पाएंगे फेजांस रूल के अकॉर्डिंग, यानी इन चारों की हेल्प से। तो देखते हैं यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, फिर है पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, AlCl3 एंड CaCl3। ओके, तो जब हम इसको इन सब में हमने देखा कि एनायन सब में सेम है, तो हम एनायन को नहीं लेते हैं, कैटायंस को लेते हैं।
कैटायंस को लेते हैं तो यहाँ पे Ca2+ के फॉर्म में है, ये Be2+, ये पोटेशियम आयन के फॉर्म में है, ये लिथियम आयन, ये एल्यूमिनियम आयन और ये सीजियम आयन के फॉर्म में है। ठीक है, तो बोला है अगर कैटायन का साइज स्मॉल, जिसका जितना स्मॉल साइज होगा वो उतना ही ज़्यादा कोवैलेंट होगा। तो इसमें से सबसे ज़्यादा स्मॉल साइज़ किसकी होगी? इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं मतलब किसकी साइज़ क्या होगी? सबसे कम होगी। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हाई चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। इस सब में सबसे ज़्यादा चार्ज किस पे है? एल्यूमिनियम पे है, यानी कि इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। ओके, उसके बाद से कौन है? उसके बाद से है कैल्शियम आयन और बेरिलियम आयन। इन दोनों पे चार्ज क्या है? सेम है, 2+2+। तो लिखा है स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, क्योंकि यहाँ पे तो चार्ज सेम हो गए, तो साइज इसमें किसकी छोटी होगी? पीरियोडिक टेबल में जब नीचे जाएंगे तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यानी कि बेरिलियम की साइज़ क्या होती है? छोटी होती है। कैल्शियम की साइज़ क्या होती है? बड़ी होती है। तो यहाँ पे हम किसको लिख लेंगे? बेरिलियम। किसकी साइज़ छोटी है? बेरिलियम की। फिर कैल्शियम की। और फिर यहाँ पे आ जाएंगे, पोटेशियम है, लिथियम है, सीजियम है, सब पे चार्जेस सेम है। तो देखेंगे सबसे छोटा कैटायन कौन सा है। तो पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो देखते हैं लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सबसे छोटी साइज़ कौन है? लिथियम। फिर कौन हो जाएगा? पोटेशियम। और छोटी साइज़, तो छोटी साइज़ लिथियम, उसके बाद से पोटेशियम और सबसे बड़ी साइज़ सीजियम। तो हमें छोटी साइज़ लेनी है, लिथियम की साइज़ छोटी, इसलिए लिथियम को पहले, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद से सीजियम। अब इनके एनायंस को साथ में लगा के देखेंगे तो हमें ये ऑर्डर मिलेगा, यानी कि AlCl3 में कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये फजांस रूल को फुलफिल करता है, इसके कैटायन स्मॉल हैं। और CsCl यानी इन सब में सीजियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा आयनिक है और एल्यूमिनियम क्लोराइड में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ? नेक्स्ट है N3-, O2-, F- आयन। इसमें बताना है कोवैलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा। तो इन्हें का कैटायन से नहीं कोई रास्ता, तो इस सेकंड वाला देख लेते हैं, लार्ज साइज ऑफ एनायन। जिस एनायन का साइज लार्ज होगा वो उसमें सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होंगे। किसी एलिमेंट पे जब निगेटिव चार्ज होता है तो उसकी साइज़ क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो यानी कि सबसे बड़ी साइज़ किसकी होगी? इस पर 3-, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन एडेड हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एडेड है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एडेड है। तो चार्ज किस पे ज़्यादा है? इस पे, यानी कि कोवैलेंट कैरेक्टर में किस में ज़्यादा होंगे? N3- में, फिर O2- में, फिर फ्लोरीन में। ओके, तीसरा एग्जाम्पल है Cu2+ Ag+। अब इसमें दिया हुआ है इनका, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस टाइप का आता है। आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जिस भी एलिमेंट के आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आता है उसको बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। और आप ये याद रखेंगे, स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन जिस एलिमेंट का होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी कि इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन वाले कंपाउंड से भी ज़्यादा स्टेबल होता है और उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। तो अगर ये एग्जांपल दे देता है, एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है कि आप बताइए CuCl और NaCl में सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कौन है। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे Cu2+ Na+। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो हमें 2-8-18 कॉपर का मिलेगा, सोडियम का 2-8 मिलेगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक गैस कन्फिग्रेशन है, Cu का स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CuCl विल बी मोर कोवैलेंट देन NaCl। ठीक है, या रीज़न भी पूछता है तो हम ये बता सकते हैं कि CuCl में स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन होता है, इसलिए ये ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक कहाँ से आया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये कहती है कि किसी एटम के जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं दूसरे एटम के ऑर्बिटल्स को। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है? इंटरमिक्सिंग हो जाती है। ऑर्बिटल की क्या होती है? इंटरमिक्सिंग होती है। ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं। मान लो ये S है, ये P है, तो ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो करके सारे के सारे क्या बना देंगे? एक तरीके से इंटरमिक्स्ड ऑर्बिटल, यानी कि ये क्या बनाएंगे?
हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। माना कि ये तीनों ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो गए तो ये क्या होगा sp3। अगर दो ही p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए होते तो sp2, और अगर ये सिर्फ दो ही एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए होते तो sp हो जाता। तो एक तरीके से ये sp-d-f ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड होते हैं और एक नए तरीके का ऑर्बिटल बनाते हैं जिसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो फिनोमिना है ये किस में यूज़ होता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके फॉर्मेशन को, हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन को ही एक टर्म दे दिया गया हाइब्रिडाइजेशन। ये कहाँ से आया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। ओके, तो सिंपली व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, इट इज़ फिनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज और टू जनरेट सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स। ये जो ऑर्बिटल स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, एस ऑर्बिटल जो है पी से एनर्जी में थोड़ा सा ही डिफरेंट होगा, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ ही इंटरमिक्स होगा और नया ऑर्बिटल बनाएगा एस पी। दो ऑर्बिटल बनाएगा एस पी और एस पी, इनकी एनर्जी क्या होगी, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। अब ये एस ऑर्बिटल ऐसा नहीं है कि डी ऑर्बिटल के साथ या एफ ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स हो जाएगा, नहीं, क्योंकि इनकी एनर्जी में डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो एनर्जी नियरली टू जब सेम होगा तभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे और नोट कर लेंगे जिससे कि हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकें। कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे जिनका हम आपको हाइब्रिडाइजेशन एक इजी वे में निकालना सिखाएंगे, उसके लिए बस आपको ये चार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस चार्ट का यूज़ हम कैसे करेंगे उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। ठीक है, बस आप ये चार्ट आप ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको 2-3 मॉलिक्यूल दे देगा और पूछेगा कि इसमें किसका एंगल ज़्यादा है, या किसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या इसका शेप इसमें से कौन से इस शेप का है। ठीक है, तो ये निकालना आएगा, हम तभी निकाल के बता सकेंगे। तो इसके बहुत से फॉर्मूले भी होते हैं, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला नहीं सिंपल वे से जाएंगे। अगर एक बार समझ में आएगा तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाने वाला है। ओके, पहला एग्जाम्पल है NH3। NH3 का हमें क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, शेप बताना है, बॉन्ड बताना है, बॉन्ड एंगल बताना है। ठीक है, तो निकालते हैं। हमें निकालने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए कि आपको बॉन्ड पेयर निकालने आना चाहिए, लोन पेयर निकालने आना चाहिए, SN निकालने आना चाहिए। ये तीनों आपका निकल जाएगा तो ये सारी चीज़ें आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं निकाल के। सबसे पहले NH3 का देखते हैं। तो NH3 में बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम से जितने भी एटम बॉन्डेड होंगे वही उसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर। यानी कि नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड लगे हुए हैं हाइड्रोजन के, यानी कि बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितना है, 3। अब निकालेंगे लोन पेयर। लोन पेयर कैसे निकालेंगे, लोन पेयर निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो भी आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे तो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, नाइट्रोजन 7 होता है ना, 2 और 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ से हमारा लोन पेयर कितना निकल के आया, 5 में से 3 2। अभी इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल के आया है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लोन पेयर निकालना है तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एक पेयर होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर। तो पेयर निकालने के लिए हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, यानी कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हमारा लोन पेयर कितना है, 2 है। ओके, तो अब यहाँ से SN निकाल लेंगे। SN हमारा क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर क्या है, 3 है, लोन पेयर क्या है, 1 है। तो हमारा SN कितना निकल के आया, 4। SN से क्या निकल जाएगा, SN से निकल जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ जाएगा, 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। दूसरी चीज़ पूछ रहा है शेप क्या होगा, शेप हम बताएंगे कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बेसिस पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं SN हमारा कितना आया था, 4 के लिए हमने हाइब्रिडाइजेशन क्या बताया, sp3। अब SN में बॉन्ड पेयर कितने हैं, SN में बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है। तो 4 में बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है, तो हमारा शेप या स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पिरामिडल।
और उसका एंगल कितना हो जाएगा 107.5। तो ये चीज़ें निकल के आ जाएगी, शेप हो जाएगा पिरामिडल। आप जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आसानी से आप कर पाएंगे। ओके, ये हो जाएगा बॉन्ड। तो ये आपका 107.5, ये सारी चीज़ें निकल गई। ठीक है, अब नेक्स्ट निकाल के देखते हैं SiF4। SiF4 भी निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा, और जो नहीं लग पाएगा आपको MCQs में भी लग जाएगा। ठीक है, तो SiF4 को देखते हैं। SiF4 में बॉन्ड पेयर कितना होगा, सिलिकॉन 14 होता है, तो ये हो जाएगा 2 8 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। फिलहाल बॉन्ड पेयर कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हैं, 4। लोन पेयर निकालेंगे, लोन पेयर कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, यानी कि यहाँ पे लोन पेयर कितना हो गया, 0। तो यहाँ से हम Sn निकाल लेंगे। Sn कितना आ जाएगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, 4 प्लस 0, यानी कि Sn कितना आ गया, 4। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन 4 कितना आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। ठीक है, और इसका शेप क्या आ जाएगा, शेप आपका क्या है, लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 4 है। ठीक है, बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। ये क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। आपको चार्ट याद होना चाहिए, ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। बॉन्ड एंगल वहीं से देख लेंगे 109.5 डिग्री होता है। ठीक है, तीसरा है XeF4, इसको भी निकाल के देख लेते हैं। बॉन्ड पेयर इसमें कितना है, बॉन्ड पेयर है 4, लोन पेयर जेनॉन क्या है, इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस में आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सेल में, तो यहाँ पे 8 कर लेंगे। 8 माइनस बॉन्डेड कितने हैं, 4, तो यहाँ कितना निकल के आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसको बॉन्ड पेयर में लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 4/2 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि हमारा लोन पेयर कितना आ जाएगा 2। Sn कितना आ जाएगा 4 + 2, ये कितना हो जाएगा 6। Sn 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, Sn 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारा sp3d। ठीक है, sp3d2, sp3 क्या हो जाएगा sp3d2। और यहाँ पे जो हमारा शेप हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्वायर। 4 लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, 4 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, क्या है 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। शेप हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। कभी कभी होता है आपको 2-3 कंपाउंड दे देगा और कहेगा इसको बॉन्ड एंगल के अकॉर्डिंग अरेंज करो, क्वेश्चन कराएंगे हम, बॉन्ड एंगल हो जाएगा इसका 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ये है आपका NO3 माइनस। अब यहाँ पे नाइट्रोजन अभी हमने बताया था वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बॉन्ड पेयर निकालेंगे। बॉन्ड पेयर कितना 3, लोन पेयर कितना, अब यहाँ लोन पेयर हम ऐसे नहीं निकाल सकते। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो हमें यहाँ जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन 3 है, यानी कि एक ऑक्सीजन ऐसे बॉन्डेड है और एक ऑक्सीजन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड है, क्योंकि इसमें एक नेगेटिव चार्ज है। आप ये ध्यान रखेंगे, ये नेगेटिव चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन पे है। आप जनरल फार्मूला बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और एक है जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है। तो इस तरीके से ये बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ से हम लोन पेयर निकालेंगे। लोन पेयर तो बचा नहीं, क्योंकि इसके 5 इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल के यूज्ड हैं, यानी कि लोन पेयर यहाँ पे कितना है 0 है। यहाँ पे हम उस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, कुछ चीज़ें हमें इस तरीके स्ट्रक्चरल फार्मूले से भी निकालनी पड़ेगी, जो कि हमें प्रैक्टिस करके ही आएगा। तो Sn यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारा sp3, सॉरी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, sp2, और जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा 3 है,
तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर 3, तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर sp2 है तो ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। और जो एंगल हो जाएगा वो आता है इस ट्राइगोनल प्लेनर का 120 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से CO2 माइनस भी है, इसी तरह से CO2 माइनस भी देख लेंगे करके, इसको भी स्ट्रक्चर के थ्रू ही लगाएंगे। ओके, कैसे? जैसे CO3 है 2 माइनस, तो बॉन्ड पेयर इसमें कितना हो जाएगा? बॉन्ड पेयर इसमें भी 3 लिखेंगे। लोन पेयर स्ट्रक्चर से निकालेंगे। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन को यहाँ बॉन्डेड कर देंगे। ओके, बचे कितने? 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ। ठीक है, एक चार्ज इस पे और एक चार्ज इस पे। ये क्या हो गया? CO3 2 माइनस। तो यहाँ पे भी लोन पेयर कितना बचा? 0। SN करेंगे कितना आएगा? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? sp2। स्ट्रक्चर इसका क्या आएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल इसका भी कितना आएगा? 120 डिग्री। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये ClO4 माइनस, इसे बोलते हैं पर क्लोरेट आयन, इसको भी आसानी से निकालेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसका भी हम बॉन्ड पेयर निकालेंगे तो कितना आएगा? 4। लोन पेयर निकालेंगे स्ट्रक्चर के थ्रू, जहाँ पे भी आयन होगा एक बार इसका स्ट्रक्चर बना के ज़रूर देख लेंगे। क्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन लगा देंगे। अब एक ऑक्सीजन यहाँ लगाएंगे तो इस पर एक चार्ज यहाँ आ जाएगा। इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 0। SN इसका कितना आ गया? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा? sp3। ठीक है, इसका शेप क्या हो जाएगा? इसका शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। शेप इसका हो जाएगा टेट्राहेड्रल और एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 109। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे। अब एक और ब्लास्ट है XeO2F2, इसको कैसे लगाएंगे देख लेते हैं। बॉन्ड पेयर जेनॉन में कितना हो जाएगा? 2 यहाँ 2 यहाँ, टोटल 4। लोन पेयर कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ऑक्सीजन है, आपको पता है कि ये डबल बॉन्ड बनाता है। तो अगर जेनॉन के हम यहाँ सारे 8 इलेक्ट्रॉन लिख दें और बॉन्ड बनाए तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। फ्लोरीन 2 है तो एक फ्लोरीन यहाँ और एक फ्लोरीन यहाँ, यानी कि इसके पास कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। यानी 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक लोन पेयर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ SN करेंगे तो ये आएगा 5 और इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे तो ये आएगा sp3D। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। 5 के लिए 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। सीसॉ डिस्टॉर्टेड है यानी इसका एंगल नहीं होगा, डिस्टॉर्टेड है तो उसका एंगल नहीं होगा, सीसॉ। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक बचा है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें क्या है जो हमें पढ़ना है? एनर्जी लेवल डायग्राम। अब इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने होते हैं। मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 तरीके से लिखे जा सकते हैं। कब? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी हमें मॉलिक्यूल दिया हुआ है, अगर उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने पे 14 से कम आता है या इक्वल आता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यूज़ करेंगे। और अगर 14 से ज़्यादा आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम सेकंड वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यूज़ करेंगे। ये आप याद कर लेंगे। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे फिल किया जाता है। इसके लिए एक ट्रिक दिया हुआ है यहाँ पे 2-1-2-1 और सेकंड वाले के लिए ट्रिक दिया हुआ है 1-2-2-1। ये ट्रिक कैसे यूज़ होगा कि जब इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होना शुरू होता है तो पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें फिल करेंगे, फिर ऐसे। ठीक है, जब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आती है तो यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं? सिर्फ इसी के लिए ये ट्रिक बनाया हुआ है, क्योंकि कन्फ्यूज़न यहीं से होता है। क्योंकि यहाँ पे, यहाँ तक तो दोनों में सेम है, यहाँ से दोनों में क्या है? डिफरेंट है। तो इसको हम याद रखेंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा तो ये ट्रिक यूज़ करेंगे, यानी
2 ऑर्बिटल पहले हैं, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, ये 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो इसे याद रखेंगे। और जब 14 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये यूज़ करेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 1 है। अभी कुछ क्वेश्चंस आगे कराएंगे तो वहाँ आपको और आसानी से क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं तो जब यहाँ भरेंगे तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर सेकेंड वाला इसमें जाएगा, तब पेयरिंग होगी इस तरीके से, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर ऐसे, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ऐसे इस तरीके से करेंगे। ओके, नेक्स्ट है बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स में क्या क्या आता है? बॉन्ड लेंथ होती है, मतलब कि एक बॉन्ड में हम क्या क्या कैलकुलेट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड लेंथ में क्या होता है, होती क्या है बॉन्ड लेंथ? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू नियरेस्ट एटम। टू नियरेस्ट एटम, दो एटम के न्यूक्लियाई के जो मिनिमम डिस्टेंस जो होती है उसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। अगर सिंगल बॉन्ड बनती है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, 2 बॉन्ड बनती है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, 3 बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। बॉन्ड एंगल, एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग पेयर्स। बॉन्ड इंथैल्पी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी के थ्रू क्वेश्चंस में निकालनी है। इसमें हम बहुत डीप नहीं जा रहे हैं क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन आएगा सिर्फ हम उसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से? तो इससे क्वेश्चंस कुछ ऐसे आते हैं। पहला चीज़ आता है कि बताइए टू फाइंड पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म इन मॉलिक्यूल। कोई मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक, तो उसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। उसमें हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन टोटल निकालेंगे। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इवन आता है तो वो कैसा मॉलिक्यूल होगा? डायामैग्नेटिक। अगर ऑड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कैसा मॉलिक्यूल होगा? पैरामैग्नेटिक। और ये इम्पॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कि अगर टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 10 आता है, 16 आता है या 32 आता है तो वो पैरामैग्नेटिक ही होगा। ठीक है, ये देखने में इवन है बट ये पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे। जैसे ये मॉलिक्यूल दिया है ऑक्सीजन, आपसे कहता है कि ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक। तो हम टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। कितना आएगा? 16। 16 क्या है? इवन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। इसी तरह से N2 माइनस है कि N2 माइनस में मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए। तो एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो 2 नाइट्रोजन है तो कितने हो जाएंगे? 2। 7 मल्टीप्लाई 2। सिंस इस पे माइनस चार्ज है इसलिए इस पे हम क्या करेंगे? +1 कर देंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और है। तो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 15। तो ये कैसा है? ऑड है। ऑड है। ये क्या था? ये इवन था लेकिन ये इसमें आता है। ठीक है, 10, 16, 32 में, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, ये एक ट्रिक है और अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा है। ठीक है, तो ये ऑड है इसलिए पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट है B2। B2 में एक बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 2 है तो कितने हो जाएंगे? 10। तो 10 क्या है? 10 स्पेशल कैटेगरी का है इसलिए क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। 10, 16, 32 याद रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आएगा तो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। O2 है, कैलकुलेट करेंगे तो डायामैग्नेटिक आएगा। ओके, नेक्स्ट है, पूछता है कि आप बताइए फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप फॉर्मूला से बता सकते हैं और दूसरा एक ट्रिक है जो आगे बताएंगे। फॉर्मूला से निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर 1/2 NB माइनस Na। NB क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। Na क्या है? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो मॉलिक्यूल क्या होता है? स्टेबल होता है। और अगर Na ज़्यादा है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, तो मॉलिक्यूल क्या होगा?
अनस्टेबल होगा। ओके, इफ़ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ टू स्पीसीज सेम, अगर किसी दो स्पीसीज़ का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाता है तो मॉलिक्यूल हैविंग ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा होगा वही मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये तरीका यूज़ करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की स्टेबिलिटी ज्ञात करने में कि अगर दो मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया तो हम इस तरीके से भी उसके बॉन्ड ऑर्डर को बता सकते हैं कि किसका जो है ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरी चीज़, इफ़ बॉन्ड ऑर्डर 0 और लेस देन 0 देन मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू बीइंग हाईली अनस्टेबल। जैसे कि आपका होता है हीलियम, हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है इसलिए वो एग्जिस्ट He2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक ट्रिक है। ठीक है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, पहले यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर 3 ही होता है तो उसी से स्टार्ट करेंगे। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं 14, तो 14 के इधर इंक्रीज़ कर लेंगे और इधर डिक्रीज़ नंबर लिख लेंगे। अब जो इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3, तो ये जो 3 बॉन्ड ऑर्डर है इसके बाद इधर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे बॉन्ड ऑर्डर और इधर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। 15 पे जाएंगे तो 2.5, 16 का 2.0, 17 का 1.5, इसी तरीके से डिक्रीज्ड मैनर में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर भी ईजिली निकल सकता है सिर्फ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालने से। ठीक है, किसी का नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 10 आता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, सिंपली हम बता सकते हैं कि 1 है। हमें ये कैलकुलेशन, ये फार्मूला हमें नहीं लगाना पड़ेगा, सिंपली नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, हमें बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा। लेकिन आपको ये ट्रिक पता होना चाहिए। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नॉट वैलिड फॉर, अगर एटॉमिक नंबर 10 है, इसके आगे यानी कि सोडियम के बाद जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वैलिड नहीं है सोडियम के बाद से, या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 20 है, 20 से 21 भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हुए तो उसके लिए भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वैलिड नहीं होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सिर्फ 10th एटॉमिक नंबर 10 तक के लिए एलिमेंट्स के लिए ही वैलिड है। ओके, नेक्स्ट है टू फाइंड बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे तो उसी के बेसिस पे हम बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के सीरीज़ में उसको अरेंज कर देंगे, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम होगा। दूसरा रिलेशन है कि जो बॉन्ड लेंथ होता है वो साइज़ ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिस एटम का साइज जितना ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी का मतलब है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इस टाइप के बॉन्ड में जो सिंगल बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होता है और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है। इसी तरह से कोई हाइब्रिडाइज्ड एटम है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा और sp हाइब्रिडाइज्ड एटम का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल देते हैं कि कुछ यहाँ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं जिनका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे बॉन्ड ऑर्डर निकालिए और मैग्नेटिज्म निकालिए। एग्ज़ाम में आपको 2-3 कंपाउंड ऐसे दे देगा और ये कहेगा किसका इसमें बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है या इसमें कौन ऐसा मॉलिक्यूल है जो पैरामैग्नेटिक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो नहीं पूछता है, फिर भी आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकालेंगे। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का चार्ट बताया है, इसी के आधार पे लिखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं। यहाँ पे सिग्मा 1s है, सिग्मा स्टार 1s है, सिग्मा स्टार 2s है, सिग्मा 2s है, सिग्मा स्टार 2s है। यहाँ पे पाई 2px है, पाई 2py है। अब यहाँ पे पाई नहीं लिखेंगे, यहाँ पे भी क्या है सिग्मा 2pz है। यही याद रखेंगे कि ये क्या है सिग्मा 2pz है, सिग्मा स्टार 2pz है।
पाई सिर्फ पी एक्स और पी वाई के साथ है, सेम कंडीशन इसमें भी है, तब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम आसानी से लिख लेंगे। जैसे कि नाइट्रोजन का लिखना है, नाइट्रोजन में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, पहले हम नाइट्रोजन का टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना आएगा, एक नाइट्रोजन में 7 तो दो नाइट्रोजन में 14 है, यानी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू 14। तो हम कौन सा ट्रिक यूज़ करेंगे, ये कौन सा यूज़ करेंगे हम, 2 1 वाला, ठीक है, ये वाला हम यूज़ करेंगे 2 1 क्योंकि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 14 है, वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है, फिर ये और फिर ये। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर पूछता है, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले वाले चार्ट के अनुसार ही लिखेंगे, 2 1 और 2 1 के हिसाब से। ओके, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो हम फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला से हम इस तरीके से, फार्मूला लगाने के लिए हमें ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा, और बिना फार्मूला के लिखने के लिए हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पता चल गया तो ट्रिक से हम बता सकते हैं कि ये क्या होगा, इवन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक, ठीक है। ये आपको फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम फार्मूले से यहाँ निकालते हैं तो फार्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और जिस पे स्टार लगा हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और जिस पे स्टार नहीं लगा हुआ है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 है। और जब हम इसी तरह से एंटी बॉन्डिंग निकालेंगे तो कितना आएगा, 4, यानी कि जब हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा इसका 3। और हमने भी बताया था वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए कि ये क्या हो जाएगा, 3, 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर 3। मैग्नेटिज्म अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से देखेंगे तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा, और अगर हम ट्रिक से निकालेंगे तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो भी क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। दूसरा एग्जाम्पल है O2+। का भी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आता है हमारा 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितना है, 15 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ अगर हम 15 इलेक्ट्रॉन ट्रिक से निकालें तो ट्रिक से हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, जैसे कि 14 था, 14 के लिए 3 था, 14 के बाद हम 15 जाएंगे तो 3 से 0.5 माइनस कर देंगे, एक 0.5 डिक्रीज ऑर्डर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2.5। तो हम यहाँ से डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक से लिख सकते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। और हमें मैग्नेटिज्म निकालना है तो ये ऑड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। हमारा सेकंड में जो है बॉन्ड ऑर्डर मैग्नेटिज्म निकल गया। और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एग्ज़ाम में आपके नहीं पूछता है, फिर भी आप ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेंगे, इसी के अकॉर्डिंग फिल करेंगे, फॉर्मूले से निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा, मैग्नेटिज्म क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक। अब क्वेश्चन यहाँ ऐसे है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबके बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इतना है। बॉन्ड ऑर्डर टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है, 10 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, ठीक है। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग नहीं सॉरी, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। C2 के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, बॉन्ड ऑर्डर जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से लिथियम के लिए निकालेंगे, आप इसको एक बार देख लेंगे सोल्यूशन, जैसे प्रीवियसली बताया सेम वही प्रोसेस है। टोटल नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, 6 कैसा है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 1 आएगा, ठीक है। अब इसको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या आया है, बॉन्ड ऑर्डर आया है C2 का 2 है और B2 का 1 है, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, C2 का 2 है तो ज़्यादा होगा, इन दोनों का सेम है तो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, सेम आएगा। ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर हो गया।
स्टेबिलिटी की बात करें तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। सिंस इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ B2 देखेंगे एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम देखेंगे। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन B2 के ज़्यादा हैं, बोरॉन के ज़्यादा हैं, लिथियम के कम है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल B2 होगा, तो B2 लिख लेंगे। ठीक है। बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, तो सेम ऑर्डर वही होगा। और बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा आपके बॉन्ड लेंथ का। ठीक है। और एक चीज़ और आप यहाँ लिख लेंगे कि जो Be2 यानी बेरिलियम होता है और हीलियम होता है, इन दोनों के बॉन्ड ऑर्डर 0 होते हैं, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। और इसमें एक है वेस्पर थ्योरी। ठीक है। वेस्पर थ्योरी क्या बताती है हमें, एक लाइन में वेस्पर थ्योरी हमें शेप या ज्योमेट्री बताती है, किसकी, मॉलिक्यूल की। इसकी हेल्प से वेस्पर थ्योरी जो है शेप या ज्योमेट्री बताती है हमें मॉलिक्यूल की। गाइस, जो भी थ्योरी में नहीं कवर होगा वो MCQs में ज़रूर कवर हो जाएगा। इसके बाद मिलते हैं MCQs वीडियो में। ये था आज हमारा थ्योरी क्लास केमिकल बॉन्डिंग का, जो कि हमने तो शॉर्ट ही करने की कोशिश की है, ताकि बस एक बार में आपका रिवीजन हो जाए और आसानी से आपका प्रिपरेशन हो जाए। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।